नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं हिंदी का विद्यार्थी राहुल पारिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हमने अभी तक चर्चा की थी संधि के ऊपर। तो पिछले वीडियोज़ में हमने जाना स्वर संधि के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक होगा व्यंजन संधि। तो दोस्तों, व्यंजन संधि के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे अगले वीडियोज़ की सूचना सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, चर्चा करेंगे आज व्यंजन संधि के बारे में। तो दोस्तों, हमने स्वर संधि के बारे में तो जाना कि जब स्वर और स्वर का योग हो, उनके मध्य अगर संधि हो स्वर और स्वर के मध्य, तो वो स्वर संधि होती है। लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन से ही पता चलता है कि इसमें व्यंजन का भी योग होता है। तो दोस्तों, इसमें 3 प्रकार से आप जैसा कि देख सकते हैं कि स्वर और व्यंजन का योग हो तो व्यंजन संधि होती है, व्यंजन और स्वर का योग हो सकता है और व्यंजन का भी योग हो सकता है। तो परिभाषा के अगर रूप में हम बात करें तो व्यंजन और स्वर के योग या व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के योग को व्यंजन संधि कहते हैं। तो दोस्तों, इसके कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों को हम पहले जान लेते हैं। इसमें क्या नियम है, इसमें खास बातें होती हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें कि तो इसमें एक आदेश शब्द चलता है कि यदि किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर अन्य वर्ण लिख देना क्या कहलाता है? आदेश कहलाता है। यदि हम ऐसे इसमें नियम होते हैं संधि में कि किसी वर्ण को बदल देते हैं और उसके स्थान पर अन्य वर्ण को लिख देते हैं तो उसे हम आदेश कहते हैं। दूसरा होता है आगम यानी अपनी तरफ से अगर नया वर्ण लिख देते हैं, हम अपनी तरफ से नया वर्ण लिख देना, उसको आगम कहते हैं। और लोप का तो अर्थ आप जानते ही होंगे कि किसी वर्ण को हटा दें, उसका लोप कर देते हैं तो वो लोप होता है। और प्रकृति भाव, चौथा नियम जो इसमें चलता है वो है प्रकृति भाव। तो जैसा है वैसे का वैसा ही प्रकृति, यानी वैसा का वैसा ही रहना। जैसे विसर्ग होता है तो विसर्ग संधि के अंदर या इसमें भी होता है जो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। अब हम बात करेंगे पहले नियम की। तो दोस्तों, इस व्यंजन संधि का पहला नियम है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ किसी सघोष वर्ण का योग हो, यानी किसी भी एक वर्ण के साथ किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ यदि सघोष वर्ण का योग हो तो 5वें वर्ण को छोड़कर प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है। तो अब ये तो हम चर्चा कर ही चुके हैं कि कौन से सघोष होते हैं। तो दोस्तों, सघोष को वर्गीय भी कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। तो देखिए, सघोष कौन से होते हैं? स्पर्शीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, और ये, रे, ले, वे, है और सभी स्वर सघोषीय होते हैं। तो इस प्रकार यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ सघोष वर्ण का योग हो तो 5वें वर्ण को छोड़कर प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है। लेकिन यदि 5वां ही आ जाए तो ये इसका दूसरा नियम है कि यदि 5वां ही आ जाए तो उसे 5वें में ही बदल देंगे। तो दोस्तों, देखिए कि पहले तो इसके उदाहरण देख लेते हैं कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ सघोष वर्ण का योग हो तो वो 5वें वर्ण को छोड़कर प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में किस प्रकार आदेश होते हैं। तो जैसे सदाचार है तो सत प्लस आचार। तो इसमें दोस्तों देखिए, ये तय है तो ये वर्ग किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है
और इसके साथ आ स्वर है तो स्वर सहघोष होता है, स्वर का योग हो रहा है तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है। तो तय वर्ग का तीसरा वर्ण तय थ द होता है, तो सत प्लस आचार का सदाचार तय का द हो जाता है। इसी प्रकार दिगंबर में देखिए, दिक प्लस अंबर क है वो अपने ही वर्ग के तीसरे ग में परिवर्तन आदेश हो जाता है। वागीश में वाक प्लस ईस, अजंत में अच प्लस अंत और अब्द में अप प्लस दय, ये सभी अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो रहे हैं क्योंकि इनका योग सहघोष के साथ हो रहा है। इसी प्रकार सदानंद सत प्लस आनंद, सदवंश सत प्लस वंश, भगवत गीता भगवत प्लस गीता और भगवत भक्ति भगवत प्लस भक्ति। इसी प्रकार सन्मार्ग सत प्लस मार्ग, वांग्मय वाक प्लस मय। ये उदाहरण आप ध्यान से देखिएगा। वांग्मय वाक प्लस मय, ये कै किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ग है और इसका योग सहघोष मय के साथ हो रहा है तो ये ण में बदल जाता है वांग्मय। इसको इस प्रकार हम गय को इस प्रकार लिखते हैं वांग्मय। और जगत माता जगत प्लस माता, जगत मोहिनी जगत प्लस मोहिनी, सन्नारी सत प्लस नारी, उम्मय उत प्लस में, अन्मय अप प्लस में। इस प्रकार आप उदाहरण देख सकते हैं। युद्ध प्लस ध युद्ध। मृन में, ये दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मृद प्लस में, मृन में। आगे बढ़ते हैं तो नियम तीसरे की हम चर्चा करते हैं कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद है वर्ण का योग हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा और है वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ण के वर्ग का चौथा वर्ण रखा जाएगा। और यदि हम चाहें तो है के स्थान पर है भी रख सकते हैं। तो इसे समझिए दोस्तों ध्यान से कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद है वर्ग का योग हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा और है वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ग के है वर्ग के स्थान पर प्रथम वर्ग का चौथा वर्ण रखा जाएगा और हम चाहें तो है के स्थान पर है को भी रख सकते हैं। तो इसके उदाहरण की बात करें तो देखिए दोस्तों, उद्धार तो उत प्लस हार, तो इसमें उत प्लस हार तय है। तो दोस्तों देखिए कि किस तय है वो वर्ग का प्रथम वर्ण है, किसी भी वर्ग का तय वर्ग का प्रथम वर्ण है। इसके बाद है वर्ण का योग हो रहा है इसके साथ, तो है वर्ण का योग हो रहा है तो ये पहला वर्ण है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो तय थ और द, तय वर्ग का तीसरा वर्ण द है तो ये द में बदल जाएगा और है वर्ण है वो किस में बदलेगा, है वर्ण के स्थान पर है वर्ग के योग का चौथा वर्ण, तो है के इसके वर्ग का चौथा तय वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है, तय थ द ध ध, तो है वो ध में परिवर्तित हो जाएगा या इसके स्थान पर हम है भी रख सकते हैं। तो इसके हम ये दोनों सही रखेंगे, उद्धार और उद्धार, ये उद्धार ही बोला जाएगा। इसी प्रकार युद्ध तो युद्ध प्लस ध, तो ध है वो द में परिवर्तित हो जाएगा युद्ध। अगले नियम में देखते हैं नियम नंबर 4। तो यदि द वर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर री हो, मूर्धन्य स्वर किसको बोलते हैं, री को, तो यदि द वर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर री हो तो द के स्थान पर नकार आदेश हो जाता है। तो दोस्तों नकार किसे कहते हैं, तो दोस्तों ण के आगे हमने कार लगा दिया है क्योंकि ये पहले वाली बातें अब भूल जाइए आप कि वो ण माने कुछ नहीं होता था, लेकिन अब हम इसके आगे कार लगाएंगे। दोस्तों हम किसी भी वर्ण के आगे कार लगा सकते हैं, ककार खकार गकार।
इसी प्रकार णकार हम बोल सकते हैं अब वो बात गई जब ण माने कुछ नहीं होता था। तो दोस्तों यदि द वर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर हो तो द के स्थान पर णकार आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए मृण्मय, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मृद प्लस मय, तो द वर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर आएगा क्योंकि ये मैं के नीचे री लगा हुआ है, द से पहले मृ है, तो इसमें मैं स्वर रहित है और री है और फिर द है। तो देखिए री इसके स्थान पर द के स्थान पर ण आदेश हो जाएगा, णकार आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार मृण्मय का संधि विच्छेद होगा मृद प्लस मय, मृण्मयी तो मृद प्लस मयी, मृण्मूर्ति मृद प्लस मूर्ति। अगले नियम की चर्चा करते हैं दोस्तों। यदि नियम नंबर 5 कहता है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो, स्वर रहित मैं हो, तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण कै से मैं तक अर्थात स्पर्शी वर्गीय व्यंजन हो, तो इस मैं के स्थान पर हम दो प्रकार के वर्ण आदेश कर सकते हैं दोस्तों। एक तो अनुस्वार या सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण भी लिखा जा सकता है। तो एक तो हम यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण कै से मैं अर्थात स्पर्शी वर्गीय व्यंजन हो, तो इस मैं के स्थान पर एक तो हम अनुस्वार लिख सकते हैं और एक उस सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैं के स्थान पर अनुस्वार या कै से मैं तक के वर्ण के वर्ग का पंचमाक्षर भी लिख सकते हैं। जैसे शंकर तो शम प्लस कर, तो मैं प्लस कै का योग हो रहा है, तो कै से मैं तक, तो इसमें देखिए दोस्तों से प्लस मैं प्लस कै प्लस रे, तो इसके स्थान पर हम अनुस्वार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार शंकर का हो जाएगा सम प्लस कर, और शंकर तो सम प्लस कर, तो शंकर। इस प्रकार हम लिख सकते हैं दोस्तों। इसे अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और अगर उदाहरणों की बात करें तो अलंकार अलम प्लिशकार, या अलंकार को इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस ये चिन्ह लगाकर भी। अलंकृति अलम प्लस कृति, अलंकृति, अलंकरण अलम प्लस करण, संधान सम प्लस धान, संभव सम प्लस भव, संबंध सम प्लस बद्ध, संप्रदान सम प्लस प्रदान, संबोधन सम प्लस बोधन, संपर्क सम प्लस पर्क, संजय सम प्लस जय, मंजू मम प्लस जू या मम प्लस जय भी लिख सकते हैं। नियम नंबर 6 की चर्चा करते हैं दोस्तों कि अगर मैं के साथ अंतस्थ या उष्म व्यंजन, तो अंतस्थ या उष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ये रे ले वे से है, ये अंतस्थ या उष्म व्यंजन होते हैं। तो यदि मैं के साथ अंतस्थ या उष्म व्यंजन का योग हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार आएगा क्योंकि इनमें पांचवा वर्ण होता ही नहीं है। ये वर्ग और स वर्ग में पांचवा वर्ण होता ही नहीं है, इनके स्थान पर हम अनुस्वार ही लिखेंगे। तो इस प्रकार मैं प्लस अंतस्थ या उष्म व्यंजन हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे संरचना सम प्लस रचना, संरचना, संयोग सम प्लस योग, संयोग। संयम का हो जाएगा दोस्तों सम प्लस यम, संरक्षण का हो जाएगा सम प्लस रक्षण, संशय का हो जाएगा सम प्लस शय, संरक्षक का हो जाएगा संरक्षक, स्वयंवर का हो जाएगा स्वयं प्लस वर, संलग्न का हो जाएगा सम प्लस लग्न, संलाप का हो जाएगा सम प्लस लाप। नियम नंबर 7 की चर्चा करें तो दोस्तों देखिए कि यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना शब्द आए तो मैं के स्थान पर अनुस्वार बनेगा ही, लेकिन मैं और क्री के बीच स्वर रहित से यानी दंत्य सकार का आगम भी होगा। तो दोस्तों यदि सम उपसर्ग के बाद
क्रिय धातु से बना शब्द आए तो मैं के स्थान पर तो अनुस्वार आएगा ही, लेकिन मैं और क्रिय के बीच स्वर रहित स का आगम भी होगा। तो उदाहरणों की बात करें तो संस्कार, तो इसमें सम प्लस कार, तो स्वर रहित मैं के बाद क्रिय धातु से बना कै आ रहा है। इस प्रकार सम प्लस कार, तो ये इसमें स्वर रहित से भी आदेश हो जाएगा, अनुस्वार भी ऊपर लगेगा। इस प्रकार सम प्लस कार संस्कार, सम प्लस कृति संस्कृति, सम प्लस कर्ण संस्कृण, सम प्लस कृत संस्कृत, सम प्लस कार्य संस्कार्य, सम प्लस कर्ता संस्कृता, सम प्लस कारक संस्कारक। क्रिय धातु से बने शब्द आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कार, करण, कारक, कार्य, कर्ता, कृत, कृति, ये सब क्रिय धातु से बने शब्द हैं। नियम नंबर 8 की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो यदि परि उपसर्ग के बाद क्रिय धातु से बना कोई भी शब्द आए तो इन दोनों के मध्य मूर्धन्य श यानी मूर्धन्य सकार का आगम हो जाएगा। तो परि प्लस क्रिय धातु से बना कोई भी शब्द आए तो इन दोनों के मध्य स षटकोण वाला मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। जैसे परिष्कार का परि प्लस कार, तो परि उपसर्ग के बाद क्रिय धातु से शब्द बना शब्द आ रहा है तो इनके दोनों के मध्य में मूर्धन्य श आदेश हो जाएगा। तो परि प्लस कार परिष्कार, परिष्कृत का हो जाएगा परि प्लस कृत, परिष्कृति का हो जाएगा परि प्लस कृति, परिष्करण का हो जाएगा परि प्लस करण, परिष्कार्य का हो जाएगा परि प्लस कार्य, परिष्कृता का हो जाएगा परि प्लस कर्ता, परिष्कारक का हो जाएगा परि प्लस कारक। और इस नियम के कुछ विशेष तथ्य भी जान लीजिए दोस्तों कि यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो और उससे किसी स्वर का योग होता है तो वहाँ संधि नहीं होती है दोस्तों, बल्कि संयोग होता है। वहाँ संधि नहीं संयोग होता है। वो होता तो व्यंजन प्लस स्वर है, लेकिन वहाँ संधि नहीं संयोग होता है मेरे साथियों। जैसे समाचार सम प्लस आचार, तो इसमें संधि नहीं है, इन्हें हम अपवाद भी कह सकते हैं। निरुपाय निर प्लस उपाय, निरुत्तर निर प्लस उत्तर। तो इस प्रकार यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो तो वहाँ संधि नहीं संयोग होता है। यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो और उससे किसी स्वर का योग होता है तो वहाँ संधि नहीं दोस्तों संयोग होता है, और वो अपवाद होते हैं संधि के। जैसे आप देख सकते हैं समाचार सम प्लस आचार, तो ये सम उपसर्ग है और इनका अंतिम वर्ण है वो स्वर रहित है और इनका योग आ स्वर से हो रहा है। इस प्रकार यह इनका संयोग हो रहा है, संधि नहीं है, इनमें संयोग है ये केवल, इन्हें अपवाद हम कह सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने व्यंजन संधि के कुछ नियमों की चर्चा की है। अगले वीडियो में हम संधि के व्यंजन संधि के कुछ और नियम, आपको इतने ही नहीं अनेक नियम हैं, एक बार इन्हें अपने जहन में बिठा लीजिए, आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे दोस्तों। तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद, राम राम जी।